और कैसे हैं आप सब। हमने पिछली क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया और अभी हमने बहुत बेसिक ही बात करी पिछली क्लास में। अभी हम सिक्योरिटीज को एनालाइज करना सीख रहे थे और हमने बेसिकली एक सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे कंप्यूट होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कंप्यूट होता है और एक्सपेक्टेड रिस्क कैसे कंप्यूट होता है, इस पर बात की थी। हमने फिर ये भी देखा कि इस चैप्टर में जो है स्टैटिस्टिक्स का काफी यूज होने वाला है और बड़ी बेसिक सी बात है। स्टैटिस्टिक्स कोई कोई हाईफाई चीज नहीं है, सिंपल सिंपल ही है। अगर बात समझ में आ जाए तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी चीजों को सिंपल ही रखें। हमने देखा कि जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना चाहते हैं तो हम बेसिकली स्टैट्स का जो टूल यूज करते हैं उसका नाम है मीन, और मीन मतलब एवरेज निकालना। और जब हम निकालते हैं एवरेज तो एवरेज सिंपल एवरेज भी हो सकता है और वेटेड एवरेज भी हो सकता है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की मदद लेते हैं, मतलब पास्ट ईयर्स की मदद लेते हैं, तो हम बेसिकली सिंपल एवरेज निकाल देते हैं। पास्ट ईयर के जितने भी रिटर्न दे रखे हैं हमें, उन सबको टोटल करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा। मतलब हमने सिंपली पास्ट ईयर्स के रिटर्न का एवरेज निकालना है। और अगर हम फ्यूचर एस्टिमेट्स लेते हैं जहां पर हमें प्रोबेबिलिटीज का यूज करना पड़ता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हर एक इकोनॉमिक कंडीशन का जो रिटर्न दे रखा है और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सारे रिटर्न प्रोबेबिलिटी को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर उन सबको जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। हम पोर्टफोलियो के दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है और स्टैट्स की दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये मीन है। मीन मतलब एवरेज है। उसके बाद हमने कहा भाई रिस्क निकालना सीखेंगे, और रिस्क निकालने के लिए हमने कहा कि जो हमने स्टैंडर्ड निकाला है उससे डेविएशन कितना कर सकते हैं, यही रिस्क है बेसिकली। तो स्टैट्स का जो दूसरा टूल स्टैंडर्ड डेविएशन, वो बेसिकली रिस्क कंप्यूट करने के काम आता है। और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी दो तरीकों से कंप्यूट होते हुए देखा, हिस्टोरिकल डेटा मतलब पास्ट ईयर्स और प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर। हमने कहा हम क्या करेंगे, जो भी हमें रिटर्न दे रखे हैं पिछले सालों के, हम पहले तो उनका मीन निकाल लेंगे, मतलब एवरेज निकाल लेंगे, मतलब स्टैंडर्ड निकाल लेंगे। फिर हम डेविएशंस चेक कर लेंगे, मतलब x माइनस एक्स बार। फिर हमने कहा उसकी स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन भी होंगे। मैंने लॉजिक सारा पिछली क्लास में आपको दिया था, मतलब x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n, फिर उसका स्क्वायर रूट। ये था हिस्टोरिकल डेटा की मदद से। हमने क्या किया, x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n और उसका स्क्वायर रूट। और अगर प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, इसका सम टोटल जो आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। और फिर हमने ये बात नोटिस करी, जब मैंने इसका लॉजिकल आपको एक्सप्लेनेशन दिया तो मैंने आपको ये बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली ये बताता है कि हम स्टैंडर्ड से कितना डेविएट कर सकते हैं। जितना ज्यादा ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड से डेविएट होना उतना ज्यादा तय है, मतलब उतनी ज्यादा दूरी हो सकती है स्टैंडर्ड से। इसलिए हमने कहा था ये स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा इसका मतलब रिस्क उतनी ज्यादा है, क्योंकि वो रेंज काफी बड़ी हो जाएगी कि जिस रेंज में हम रिटर्न कमा सकते हैं। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न या मीन कहे मान लो 15% है और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, इसका मतलब क्या है, 15 के ऊपर 20 मतलब 35 भी कमाए जा सकते हैं, 15 के नीचे 20 मतलब -5 भी कमाए जा सकते हैं। तो ये अगर 20 की जगह 10 होता तो ये रेंज और कम हो जाती, 5 होता तो और कम हो जाती, 20 की जगह 40 हो जाता तो रेंज काफी बढ़ जाती। मतलब ये कि जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, ये बात हमने की थी। और हम ये भी बात बोल सकते हैं, जैसे कि हमने कहा हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर द रिस्क, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर द रिस्क। मतलब अगर ये कम है इसका मतलब रिस्क कम है, ये ज्यादा है इसका मतलब रिस्क ज्यादा है। इस छोटी सी बात पर ना हमारे इंस्टीट्यूट ने जून 2022 में एमसीक्यू पूछा, सिंपली डेफिनेशन पर। आप देखिए क्या कहता है, कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ ईच पॉसिबल आउटकम डेविएट्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब मीन से डेविएट करने को ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देते हैं। कहता बताइए इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है चारों में से। पहली स्टेटमेंट बोलता है द हायर द वैल्यू ऑफ डेविएशन, द हायर द वैल्यू ऑफ डेविएशन लोअर इज द रिस्क। कह रहा डेविएशन हायर रिस्क लोअर, ऐसा तो नहीं है। डेविएशन अगर हायर है तो रिस्क भी हायर ही होगा, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। कह रहा लोअर इज द वैल्यू ऑफ डेविएशन लोअर इज द रिस्क। हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, जितना कम डेविएशन होगा उतना कम रिस्क होगा, इसलिए हम कहेंगे कि बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सी में तो वो बहुत ही उल्टी बात कर रहा है, कह रहा वैल्यू ऑफ डेविएशन हैज नथिंग टू डू विद द पोर्टफोलियो रिस्क। ऐसे कैसे भाई, डेविएशन ही तो बताता है रिस्क, जितना ज्यादा डेविएशन उतना ज्यादा रिस्क। इसका मतलब भाई डेविएशन और रिस्क का कनेक्शन तो है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन है। जितना ज्यादा डेविएशन उतना ज्यादा रिस्क, मतलब यही बात है। तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। जून 2022 में
ये एक सिंपल सा एमसीक्यू आया, स्टैंडर्ड डेविएशन की सिंपली डेफिनेशन पूछी हुई है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले दिखाऊं कि हम क्या करने वाले हैं। हम एक और स्टैट्स के टूल को यहां डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं लॉजिक के साथ पहले एग्जाम्पल के साथ बात कर लूंगा, तो वो टूल आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। आइए पहले एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं, फिर हम अपने अगले स्टैटिस्टिकल टूल को उसके थ्रू डिराइव करेंगे। देखिए आपके सामने अब यहां पर कुछ केसेस हैं, टोटल 3 केस हम डिस्कस करेंगे, और उनकी मदद से हम अपने अगले स्टैटिस्टिकल टूल को समझेंगे कि वो हमें क्या बताता है। आइए पहले केस नंबर 1 की तरफ देखते हैं। केस 1 में मैंने आपको 2 शेयर्स की इंफॉर्मेशन दी है, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों का रिटर्न मैंने जो आपको दिया है वो 15-15% दिया है, और दोनों का रिस्क जो है वो एक का 10 है और दूसरे का 7 है। रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली अगर स्टैट्स के टर्म्स में बोले तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मीन की, और अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट सिग्मा, ये सिग्मा साइन के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप यहां पर थोड़ा सा एनालाइज करें तो 2 शेयर्स की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, और दोनों ही आपको आने वाले साल में जो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रही है वो 15% का दे रही है। और मान लीजिए आपको इन दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना हो। अब क्योंकि दोनों सिक्योरिटी सेम रिटर्न दे रही है मुझे फ्यूचर में, और मुझे सिलेक्ट एक ही को करना है, तो ऑफ कोर्स मैं किसको सिलेक्ट करूं, जिसका रिस्क कम है। अभी हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हाई है तो रिस्क ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर लो है तो रिस्क भी कम है। अब क्योंकि रिटर्न दोनों ही सेम दे रही है, चूज भी किसी एक ही को करना है, तो वही सिलेक्ट करेंगे ना जो हमें कम रिस्क लेने के लिए कह रही है, या कहें कि जहां पर हमें कम रिस्क लेना पड़ रहा है। आप कुछ ऐसा समझे, मान लीजिए आपके पास 2 इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन हैं, या तो आप एशियन पेंट्स में पैसा लगाइए या आप शालीमार पेंट्स में पैसा लगाइए। शालीमार पेंट्स का तो आपने शायद नाम भी ना सुना हो, लेकिन एशियन पेंट्स का तो नाम आपने सुना ही है। पर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन बन पड़ी है कि दोनों ही कंपनियां आपको आने वाले 1 साल में 15% का रिटर्न देने वाली है। अब दोनों ही कंपनियां अगर सेम रिटर्न देंगी तो इन दोनों में से आपको कम रिस्की कौन सा लग रहा है? एशियन पेंट्स, नाम सुना है, जानते भी है, एक नामी गिनामी कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, सेंसेक्स का पार्ट है, एक बड़ी कंपनी है, और हमने जब आसपास कभी भी पेंट होते हुए देखा है तो एशियन पेंट्स को ही आते देखा है। इसका मतलब हमें वहां पर कम रिस्क लगता है। तो ऑफ कोर्स अगर शालीमार और एशियन पेंट्स इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, और रिटर्न प्रोवाइडेड दोनों सेम दे रहे हैं, तो हम फिर किसको चूज करेंगे? हम ऑफ कोर्स एशियन पेंट्स को चूज करेंगे। यहां पर भी कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये 2 कंपनियां हैं, रिटर्न दोनों का सेम है, ये पहली कंडीशन है, ध्यान रखना, रिटर्न दोनों का सेम है। अगर रिटर्न सेम है तो हम वो सिक्योरिटी को चूज करेंगे जहां पर हमें रिस्क जो है वो कम लेना पड़ रहा है। तो हम यहां पर सिक्योरिटी बी का चुनाव करेंगे अगर हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी बी भी रिटर्न तो 15 का ही देगी, पर हमें रिस्क यहां पर कम लेना पड़ रहा है। ठीक है, देखो अगर ये रेगुलर बैच होता ना तो मैं ये प्रॉपर केस 1, केस 2, केस 3 हम लिखते, फिर हर एक केस का हम एक कंक्लूजन लिखते। पर क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है, लिखने में हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेंगे, और हम जानते हैं कि लिखना इस टाइम सेकेंडरी है, आप तक बात कन्वे होना, आपको बात समझाना, ये फिलहाल ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 2 देखते ही बच्चा कहता है सर सेम ही तो है। भाई सेम नहीं है। इस बार अगर आप देखोगे ना तो मैंने यहां पर हेडिंग चेंज कर दी है। इस बार पहले रिस्क दिया है, ऊपर पहले क्या दिया था? रिटर्न दिया था। इस बार पहले रिस्क दिया है। इस बार मैं कह रहा हूं कि 2 ऐसे शेयर हैं जिसका रिस्क सेम है, जिसका रिस्क सेम है। अगर 2 ऐसे शेयर हैं जिसका रिस्क सेम है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अब मैं जो सिलेक्शन करूंगा, अब मैं ऐसे शेयर को चुनना पसंद करूंगा जो रिटर्न ज्यादा दे रही है। जब 2 कंपनियां आपके सामने हैं, दोनों में सेम तरह का रिस्क लेना पड़ रहा है, तो अगर सेम तरह का रिस्क लेना पड़ रहा है तो मैं ऐसी कंपनी का ही चुनाव करूंगा ना जो मुझे बेहतर रिटर्न देगी। और बेहतर रिटर्न यहां पर कौन दे रही है? सिक्योरिटी ए। तो हम अब कहेंगे कि हम सिक्योरिटी ए को चूज करेंगे। इसका मतलब पहले 2 केसेस से आपने एक बात समझी, अगर हमें ऐसी 2 सिक्योरिटीज दे रखी है या फिर कई सारी सिक्योरिटीज दे रखी हैं जिनके रिटर्न सेम है, और अगर एक ही को चुनना है तो हम फिर उसको चुनेंगे जिसमें सबसे कम रिस्क है। और अगर हमें ऐसी सिक्योरिटीज दे रखी हैं जहां पर सबका रिस्क सेम है, जहां पर सबका रिस्क सेम है, फिर हम ऐसी सिक्योरिटी को चूज करेंगे जहां पर मैक्सिमम रिटर्न है। रिटर्न हमेशा मैक्सिमम देखा जाता है और रिस्क हमेशा मिनिमम देखा जाता है। तो फिर से एक बार सम अप करें, अगर कंपनियां ऐसी हैं
रिटर्न सेम है, मिनिमम रिस्क के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, रिस्क सेम है, मैक्सिमम रिटर्न के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। केस 1 केस 2 समझ में आता है, कुछ हाई फाई बात नहीं है। देखिए केस 3 जो है ना, वो केस 1 और 2 जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और ऐसा क्यों? हम देख पा रहे हैं कि सिक्योरिटी ए जो है वो हमें बेहतर रिटर्न दे रही है। सिक्योरिटी ए का रिटर्न कितना है? 20%, जबकि सिक्योरिटी बी का रिटर्न कितना है? 15%। नो डाउट सिक्योरिटी ए अगर हम रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहतर रिटर्न दे रही है, लेकिन सिक्योरिटी ए के लिए हमें रिस्क भी तो ज्यादा लेना पड़ रहा है। यहां रिस्क 5% का है, सिक्योरिटी बी में रिस्क 3% है। इसका मतलब अगर सिक्योरिटी ए रिटर्न ज्यादा दे रही है तो रिस्क भी तो हमें ज्यादा ही लेना पड़ रहा है। या ये कहें कि सिक्योरिटी बी का अगर रिटर्न कम है तो रिस्क भी तो कम है। अब हमें ऐसी सिक्योरिटीज के बीच में ही सिलेक्शन करना है जहां पर दोनों का रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल अलग अलग है। और यहां पर आएगा काम हमारा अगला स्टैटिस्टिकल टूल जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नाम से बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल इसे सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा कि ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। लेकिन अब जो हमारा अगला स्टैटिस्टिकल टूल जो काम आने वाला है वो इसी सिचुएशंस को डील करने में काम आएगा, जहां पर हमें ऐसी सिक्योरिटीज के बीच में सिलेक्शन करना हो जिनका रिटर्न अलग अलग है, रिस्क अलग अलग है। अब ये समझ नहीं आ रहा, कोई क्लियर कट इंडिकेटर नहीं है कि इन दोनों में से किसको चूज करें, तो यहां काम आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हमारा अगला स्टैटिस्टिकल टूल। बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को मैं अभी रीड करवाऊंगा जो हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम शॉर्ट में बोल देते हैं सीवी। क्या बोल देते हैं? सीवी। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मीन, मतलब रिटर्न। रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। इसमें ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। रिस्क क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये क्या है? हमारा मीन है। अगर मैं यहां पर सीवी कंप्यूट करूं तो हम देखेंगे 5 को 20 से डिवाइड करना है, रिस्क इज 5, रिटर्न इज 20, ये आएगा 0.25। ये क्या आएगा? 0.25। और यहां पर हमको 3 को 15 से डिवाइड करना है, और अगर आप ये करेंगे तो ये आएगा 0.20। एक बार चेक कर लेते हैं, मैं भी देख लेता हूं। 3/15, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें आंसर देना है फाइनल। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब समझना यह है कि ये सीवी बताता क्या है। देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझें कि सीवी भी रिस्क ही बताता है। फिर से बोलता हूं, पहले तो ये दिमाग में रखें कि सीवी है क्या? सीवी भी रिस्क ही बताता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी रिस्क ही बताता था, ये भी रिस्क बताता है। लेकिन सीवी की खास बात क्या है कि ये 1% रिटर्न को कमाने के लिए क्या रिस्क लिया, ये बताता है। सीवी की खास बात क्या है कि 1% रिटर्न कमाने के लिए आपने क्या रिस्क लिया, ये सीवी है। जैसे कि आप चेक करें, हमने 5% का रिस्क लिया है। 5% का रिस्क लिया है कितने के लिए? 20% का रिटर्न कमाने के लिए। 5% का रिस्क लिया है 20% का रिटर्न कमाने के लिए। तो मुझे अगर नीचे एक करना हो, मैं ये जानना चाहूं कि 1% रिटर्न कमाने के लिए कितना रिस्क लिया, तो 5/20 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.25। भाई 0.25 के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 ही है ना। इसका मतलब ये कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम सिक्योरिटी ए की बात करें तो हर 1% जो हम कमाते हैं उसके लिए हम 0.25 का रिस्क लेते हैं। और अगर हम यही बी के लिए बोलें तो हर 1% जो कमाते हैं उसके लिए हम 0.20 का रिस्क लेते हैं। मतलब ये कि सीवी ने ना हमारा काम आसान कर दिया। अभी दो सिक्योरिटीज के बीच में कोई पैरिटी समझ में नहीं आ रही थी, कोई इक्वालिटी समझ में नहीं आ रही थी। सीवी निकालते ही आप दोनों को इक्वल टर्म्स में ले आए। मतलब सीवी ने आपको यह बता दिया कि ये दोनों आपके सामने सिक्योरिटी है, और मैंने आपको यह बता दिया कि इन दोनों का ही अगर 1% का रिटर्न कमाना हो, 1% का रिटर्न कमाना हो तो आपको रिस्क कितना लेना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि ये 0.25, ये जो 0.25 है ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है। लेकिन रिस्क किसके लिए है? रिस्क 1% रिटर्न के लिए है। ये भी किसके लिए है? 1% रिटर्न के लिए है। मतलब यह हुआ कि सिक्योरिटी बी का हर 1% रिटर्न जो हमें मिलता है उसके लिए हमें कम रिस्क लेना पड़ता है जब हम इसको सिक्योरिटी ए से कंपेयर करते हैं। सिक्योरिटी बी के लिए हमने कितना रिस्क लिया? 0.2। सिक्योरिटी बी में हमने कितना रिस्क लिया 1% के लिए? 0.2। और सिक्योरिटी ए में कितना लिया? 0.25। क्योंकि ये रिस्क ही है, तो रिस्क अगर है तो हम लोअर रिस्क को ही प्रेफर करते हैं, नहीं? और लोअर रिस्क को अगर प्रेफर करते हो तो वी शुड सिलेक्ट सिक्योरिटी
बी। नहीं, फॉर्मूला अगर भूल जाओ, ज्यादातर चांसेस है कि एग्जाम में सीवी का फॉर्मूला बच्चा भूल जाता है, तो उसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका पता क्या है? अपने दिमाग में ये बात हमेशा रखना कि सीवी भी रिस्क है। अगर ये रिस्क ही है तो ध्यान रखें न्यूमरेटर में रिस्क आएगा। अगर ये रिस्क है तो हमें रिस्क के फॉर्म में ही आंसर चाहिए, तो जिस फॉर्म में आंसर चाहिए उसको ऊपर रखो। रिस्क फॉर एवरी 1% रिटर्न, तो रिटर्न नीचे रिस्क ऊपर। तो सीवी को फॉर्मूला भूल जाओ ना, ये दिमाग में ना आए कि क्या ऊपर रखना है। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि सीवी इज नथिंग बट रिस्क, ये रिस्क है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था सर? वो भी रिस्क था, लेकिन वो टोटल रिस्क था। ये 1% रिटर्न को कमाने के लिए क्या रिस्क लिया वो है। मतलब सीवी ने हमारा काम ये आसान कर दिया कि सबका उसने 1% का रिस्क निकाल दिया। तो जहां पे कम है उसको आप चूज कर लीजिए। तो हमें अगर यहां पे अपना जवाब देना हो तो हम क्या कहेंगे? हम यहां पर सिक्योरिटी बी को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज यहां पर लोअर सीवी सिक्योरिटी बी का है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन विद एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे डिवाइड करेंगे? रिटर्न से। सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन, यही फॉर्मूला हुआ, सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रिटर्न। क्या बताता है ये सीवी? सीवी भी स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये हर 1% रिटर्न जो हमने कमाया है उसके लिए है। मतलब क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही है लेकिन पर परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब क्योंकि ये भी तो रिस्क ही बता रहा है, इसलिए यहां पर भी वही रूल लगाएंगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लगाया। हमने क्या बोला? हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर द रिस्क। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए भी क्या बोलेंगे? हायर द सीवी हायर द रिस्क, या लोअर द सीवी लोअर द रिस्क। और अगर हमें चूज करना हो दो सिक्योरिटीज के बीच में, तो फिर हम कौन सी सिक्योरिटी को चूज करेंगे? जिसका लोअर सीवी होगा। इसका मतलब यहां पर भी वही सेम रूल है, हायर सीवी हायर रिस्क, और हम वो सिक्योरिटी को चूज करेंगे जिसका सीवी लोअर है। और आप एग्जाम का एमसीक्यू देखेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे। सिंपली हमारे इंस्टीट्यूट ने सीवी का फॉर्मूला ही पूछा, बस दिसंबर 2021 का सवाल है। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला पूछा है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। फॉर्मूला भूल जाए तो हमने क्या क्या याद रखने के लिए कहा? अगर ये याद ना है कि ऊपर मीन था कि नीचे मीन था, तो आप बस ये दिमाग में रखना, सीवी इज नथिंग बट रिस्क। ये रिस्क ही है, और रिस्क मतलब ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, लेकिन हर 1% रिटर्न के लिए है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और नीचे मीन आएगा। नीचे क्या आएगा? मीन आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये एक एग्जामिनेशन एमसीक्यू था। और ना एक बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट ने एक सैंपल पेपर में भी दे रखा है। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि सैंपल पेपर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार एज इट इज आते हैं, वर्ड टू वर्ड फिगर टू फिगर कॉपी करता है। हालांकि ये एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू है जो कि सैंपल पेपर का है, और ये भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे ही है। क्या बोला है? रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज विद डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी कंपेयर्ड विद। अगर हमारे पास दो सिक्योरिटीज हैं जिनका डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और अगर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफरेंट है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ना हम रिटर्न के बेसिस पे कुछ बोल पाएंगे, ना हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे कुछ बोल पाएंगे। तो वहां पर हमें कौन हेल्प करेगा? वहां पर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हेल्प करेगा। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जिसके एज इट इज आने की प्रोबेबिलिटी भी है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में आपके सामने ये सब लिखा है, आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को समझने के लिए हमने कुछ 3 केसेस डिस्कस किए थे। केस 1 और केस 2 आपके सामने हैं, और ये रहा केस नंबर 3। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? देखिए, हमने सबसे पहले बात करी एक्सपेक्टेड रिटर्न की, और हमने जो स्टैट्स का टूल यूज किया उसके लिए वो था मीन। फिर हमने बात करी रिस्क की, और उसके लिए हमने जो स्टैटिस्टिकल टूल लिया वो था स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हमने सिग्मा से भी डिनोट किया। और फिर हमने कंप्यूट किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ही था, लेकिन वो हर 1% रिटर्न जो हमने कमाया था उसके लिए था। तो 3 हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स अभी तक डिस्कस किए, पहला मीन, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब अगला जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में 2 बार उसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है, और दोनों मिलते जुलते ही क्वेश्चंस थे। आइए देखें कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट है, हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पर हमने टोटल रिटर्न कितना कमाया, ये कंप्यूट करना परसेंटेज टर्म्स में। मैं अगर एक एग्जांपल की मदद लूंगा तो आपको बात ज्यादा समझ में आएगी।
मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उसमें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करी से 1 लाख रुपए की, ठीक है, और आपने मान लीजिए इस शेयर को ना 3 साल होल्ड किया, 3 साल अपने पास होल्ड किया, और 3 साल के बाद इस इन्वेस्टमेंट की वर्थ हो गई 1.5 लाख रुपए। तो देखा जाए तो आपने 50,000 रुपए का यहां पर कैपिटल गेन अर्न किया है, ठीक। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं मान लो मैं किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो मुझे डिविडेंड ना मिला हो, मतलब इन 3 सालों में हो सकता है मुझे डिविडेंड भी मिला हो। मान लीजिए पहले साल में मुझे कंपनी ने डिविडेंड दिया 2,000 रुपए का, दूसरे साल में कंपनी ने डिविडेंड दिया 3,000 रुपए का, और तीसरे साल में मान लीजिए मुझे कोई डिविडेंड नहीं मिला, कंपनी के एक्सपेंशन के प्लान थे तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। मतलब मुझे टोटल डिविडेंड जो मिला 3 सालों में वो कितना मिला, 5,000 मिला। अब आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा केस है, यहां पर 5,000 का मुझे डिविडेंड का फ्लो आया और 50,000 रुपए मुझे जो है कैपिटल गेन हुआ। टोटल मेरा रिटर्न कितने का हुआ, 55,000 रुपीज का। और ये 55,000 कमाने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख 1,55 हो गया, 5 ये और 1.5 लाख ये, नहीं, इसका मतलब 55,000 कमाए मैंने 1 लाख पर, तो 55% का एक एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटर्न कमाया। ध्यान रखिएगा ये एनुअलाइज्ड रिटर्न नहीं है, ये मेरा एब्सोल्यूट टोटल रिटर्न है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इसको फॉर्मूला की शेप में देख लो आप। हमें टोटल डिविडेंड्स कितने मिले हैं इस पीरियड में, जितना पीरियड हमने इस शेयर को होल्ड किया, हमें 5,000 के डिविडेंड मिले हैं। लास्ट में मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए की है और हमारी इनिशियल वैल्यू 1 लाख रुपए की थी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हमारा 50,000 का कैपिटल गेन हुआ, 5,000 का डिविडेंड हुआ, तो देखा जाए तो ये हमारा न्यूमरेटर कितना आ गया, 55,000 आ गया। और इस 55,000 को कमाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई थी, 1 लाख रुपए की, तो हमारा रिटर्न कितने का हुआ, 55%। दिस इज नोन एज टोटल रिटर्न। और इसी पर हमारे एग्जाम में जो एमसीक्यू आए हैं, आइए देख लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 12। कहता कोई एक्स है जिसने इन्वेस्ट किए 21,000 किसी कंपनी के शेयर्स में 5 साल पहले, 5 इयर्स बैक। मतलब यहां पर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई, 21,000 की। ड्यूरिंग दिस टेन्योर ही रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 2,100 एंड 1,800 ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड फोर्थ ईयर। कह रहा 5 साल पहले हमने ये शेयर खरीदा, लेकिन हमें जो डिविडेंड मिला ना, क्योंकि आपको पता है डिविडेंड कोई सर्टेन इनकम तो है नहीं इंटरेस्ट की तरह, ये तो कभी मैनेजमेंट देगी कभी नहीं देगी, कभी कम देगी कभी ज्यादा देगी, तो फर्स्ट और फोर्थ ईयर में ही मिला। और कह रहा आज की डेट पर इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 40,100 हो चुकी है। हमसे टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न मांगा है। तो टोटल रिटर्न निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रिटर्न निकालने के लिए मैं तो कहूंगा कॉमन सेंस यूज करो। आपको 2 तो डिविडेंड मिले, कौन से, एक डिविडेंड मिला 2,100 का, एक डिविडेंड मिला 1,800 का। ये आपके क्या है, ये आपके डिविडेंड है, ये क्या है हमारे, ये डिविडेंड है। और दूसरा फायदा आपको शेयर से क्या होता है, कैपिटल गेन का। आपको याद है हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते वक्त डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में भी ऐसी कुछ बात की थी। दूसरा कैपिटल गेन, 40,100 रुपए की वर्थ आज हो चुकी है, पर हमने लगाए कितने थे, 21,000। तो देखा जाए 40,100 माइनस 21,000, हमारा 19,100 रुपए का कैपिटल गेन हुआ। ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन है। ये हमारा टोटल रिटर्न हो गया ऊपर। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट लगी है वो कितनी लगी है, 21,000 रुपए। आपको फॉर्मूला रटना है वो रट लो, नहीं तो मैंने कहा कॉमन सेंस लगा लो। हमें कितने का डिविडेंड मिला है, हमें डिविडेंड मिला है 3,900 का, 2,100 प्लस 1,800। और हमारा कैपिटल गेन कितने का हुआ है, 40,100 में से 21,000 माइनस कर दोगे तो 19,100 आएगा। 21,000 रुपए हमारी इन्वेस्टमेंट थी, तो हमारा टोटल रिटर्न बेसिकली कितना आया, 19,100 प्लस 3900। हमने 23,000 रुपए कमाए हैं, 23,000 कमाए हैं 21,000 पर, तो रिटर्न ऑफ कोर्स हमारा 100% ज्यादा आएगा। 23/21 परसेंटेज में निकालेंगे तो यह आएगा 109.52%। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 109.52, सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें, सिंपली कॉमन सेंस है कि हमने क्या लगाया और हमें क्या मिला, बस हमें डिविडेंड मिला, हमें कैपिटल गेन मिला।
कितने पर मिला? जितने पैसे लगाए थे उसको नीचे रख लो। हमें टोटल कितना मिला इस क्वेश्चन में? 23,000 मिला। 3900 डिविडेंड के नाम का और 19,100 कैपिटल गेन का नाम का। और उसके लिए हमने लगाए कितने रुपए? 21,000 रुपए लगाए। तो 21,000 लगा के 23,000 मिले, तो कितना परसेंट मिला? 109.52। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, जून 2022 में आया, जून 2022 में आया। और इसमें क्या लिखा है? कहता है कोई ए है जिसने इन्वेस्ट किए हैं 2 लाख रुपए। कब किए थे? बिगिनिंग ऑफ 2020 में। सो फार ही हैज रिसीव्ड 1 लाख एज डिविडेंड इनकम। कह रहा अभी तक इसको 1 लाख रुपए की तो डिविडेंड इनकम मिल चुकी है। क्या बात। और करंट मार्केट प्राइस इसकी होल्डिंग्स की कितनी है? 3 लाख रुपए की है। तो आओ जरा यहां पर भी टोटल रिटर्न निकाल लेते हैं। हमारा जो डिविडेंड इनकम रिसीव हुआ है वो कितने का हुआ है? 1 लाख का हुआ है। प्लस आज हमारे इसकी होल्डिंग कितनी है शेयर्स की? 3 लाख रुपए की वेल्थ हो गई है। 3 लाख रुपए इसकी मार्केट वर्थ है। हमारे हमने लगाए कितने थे? 2 लाख रुपए लगाए थे, मतलब 1 लाख रुपए डिविडेंड का, 1 लाख रुपए कैपिटल गेन का। भाई 2 लाख की चीज अगर 3 लाख हो जाए, इसका मतलब 1 लाख रुपए कैपिटल गेन आपका हो गया। इसका मतलब हमारा टोटल जो फायदा हुआ है वो 2 लाख रुपए का हुआ है। अच्छा, हमने पैसे कितने लगाए थे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख की थी, तो 1 लाख रुपए हमको डिविडेंड के मिले। 1 लाख रुपए का हमारा कैपिटल गेन, 2 लाख पर 2 लाख मिले हैं, तो 100% रिटर्न हो गया। 2 लाख पर 2 लाख ही मिले हैं, 100% रिटर्न हो गया। बी इज द आंसर। भी एग्जामिनेशन एमसीक्यू है, तो ये अगर फिर से आता है तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए इसके अंदर। देखिए, अब ना हम पोर्टफोलियो बनाने की बात करेंगे। मतलब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो पोर्टफोलियो बनाने से रिलेटेड है। पोर्टफोलियो का क्या मतलब था? बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। एक पोर्टफोलियो में हालांकि बहुत से शेयर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी हम बात करेंगे, हम मान के चलेंगे कि उसमें 2 ही एसेट्स हैं, मतलब 2 ही शेयर्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। मतलब हमने 2 शेयर्स खरीदने हैं, और वो जो 2 शेयर्स हम जब कंबाइंड तौर पे बोलते हैं तो हम बोलते हैं हमारा पोर्टफोलियो है, और हमारे पोर्टफोलियो में 2 शेयर्स हैं। अब इस पोर्टफोलियो का हमें रिटर्न निकालना सीखना है, और इसी पोर्टफोलियो का उसके बाद हमें रिस्क भी निकालना सीखना है। मैं फिर से बोलता हूं, पोर्टफोलियो में 2 से ज्यादा शेयर होते हैं, प्रैक्टिकली तो 25-25, 50-50 शेयर्स भी होते हैं। बट फिलहाल अभी हम क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं जिसमें 2 ही शेयर्स हैं, और उस 2 शेयर्स के पोर्टफोलियो का हमें रिटर्न कंप्यूट करना सीखना है, और उन 2 शेयर्स के पोर्टफोलियो का हमें रिस्क कंप्यूट करना सीखना है। ये हमारा अब डिस्कशन शुरू होने जा रहा है। हमने अभी जो किया था ना, ध्यान रखना, हम एक शेयर का रिटर्न निकाल रहे थे, एक शेयर का रिस्क निकाल रहे थे। अब हम एक शेयर की बात नहीं करेंगे, अब हम पोर्टफोलियो की बात करेंगे जिसमें 2 शेयर्स होंगे। अब मैं एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लेकिन रिटर्न पर बात कर रहे हैं, रिस्क की बात हम रिटर्न सीखने के बाद करेंगे। ये क्या फॉर्मूला है, मैं एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मेरे साथ रिवीजन किया है, तो जब हमने WACC निकाला था ना, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होने वाला है। अब सामने आप देखिए, हमारे पास 10 लाख रुपए थे, और हमने ये 10 लाख रुपए 2 शेयर्स में लगाए हैं। एक शेयर ए है जिसमें 6 लाख रुपए लगाए, और दूसरा बी शेयर जिसमें 4 लाख रुपए लगाए। जो शेयर ए है वो हमें 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेड देगा, और जो शेयर बी है वो हमें 25% का रिटर्न देगा। और हमसे मांगा गया है एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका? पोर्टफोलियो का। इंडिविजुअल रिटर्न तो आपके पास है ही, वो थोड़ी निकालने के लिए बोल सकता है, पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना होगा। अब पहले कॉमन सेंस लगाते हैं, कंप्लीट कॉमन सेंस, कुछ टिपिकलिटी नहीं। आप मुझे पहले ये बताइए, जो 6 लाख रुपए आपने लगाए हैं सिक्योरिटी ए में, उसमें आपको 15% मिलने वाले हैं। हाँ सर, देखा जाए तो आपको 90,000 का यहां से रिटर्न मिलेगा। और जो आपने 4 लाख रुपए लगाए हैं सिक्योरिटी बी में, वो आपको 25% का रिटर्न देने वाला है। हाँ सर, मतलब 1 लाख रुपए यहां से मिलने वाले हैं। और ये जो आपको रिटर्न मिलेगा आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा, जो कि 10 लाख रुपए की है। 6 + 4, तो आपको टोटल कितना मिला सर? 90,000 हमें पहली वाली इन्वेस्टमेंट से मिला,
1 लाख रुपए हमें दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट से मिला, तो 1,90,000 का रिटर्न आया हमारा 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर। तो हम कह सकते हैं 19% का हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न है। 19% जो है वो हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न है। ये तो हुआ बेसिक सा आसान तरीका। आपको याद है WACC निकालते वक्त भी मैंने ऐसे ही कुछ आपके सामने बातें रखी थी, और हम अब फॉर्मूला डिवाइस करने जा रहे हैं। मैं वापस से ये बातें लिख रहा हूं। हमने कहा 6 लाख पर हमको मिलने वाला है 15%, और 4 लाख पर हमको मिलने वाला है 25%, और ये हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट में मिलेगा 10 लाख पर। और मैं अगर इसको आपके लिए स्प्लिट कर दूं, लिख सकता हूं ना ऐसा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करवाने के बाद मैं आपसे अब ज्यादा नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैंने आपको ये बात वहां पर एक्सप्लेन करी थी। अगर कोई बच्चा सिर्फ सीधा यही देख रहा है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। चलिए अब मुझे बताइएगा, लिख सकता हूं ऐसा, मैंने इसी 6 इंटू 15/10 कर दिया, और ऐसे ही 4 इंटू 25/10 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हम बेसिकली यहां पर, याद है वहां पे भी हमने ऐसे कुछ किया था, ये जो है 6/10 और ये जो है 4/10, ये बेसिकली वेट है। भाई 10 लाख में से 6 लाख अगर मैं सिक्योरिटी ए में लगा रहा हूं, उसका मतलब मैं अपना 60% पैसा ए में लगा रहा हूं और 40% पैसा बी में लगा रहा हूं, ऐसे कुछ है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये 0.6 इंटू 15 है, और ये 0.4 इंटू 25 है, 0.4 इंटू 25 है। और जैसे मैंने आपको WACC में बताया था कि हमें अमाउंट्स की जरूरत नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन देने वाला सिर्फ यही बता दे कि हमने कितना परसेंट पैसा कितनी सिक्योरिटी में लगाया है, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न तब भी निकाल देंगे। 4 लाख 6 लाख की या 6 लाख 4 लाख की आपको क्या जरूरत है? अगर मैं आपको सीधे बता दूं कि सिक्योरिटी ए में 0.6 मतलब 60% पैसा लगा है और सिक्योरिटी बी में 40% पैसा लगा है। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेट्स का सम 1 था, यहां पर भी वेट्स का सम 1 ही होगा। और क्योंकि ये 2 एसेट पोर्टफोलियो है, तो भाई आपको अगर एक का वेट पता है, मान लो एक का वेट 70% है तो दूसरे का भी 30 होगा, एक का 80% है तो दूसरे का 20 होगा, एक का 50 है दूसरे का भी 50 होगा। तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा है वेट ऑफ सिक्योरिटी ए 0.6, ये क्या है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए, ये क्या है वेट ऑफ सिक्योरिटी बी, ये क्या है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी, और ये हमें क्या दे देता है, ये हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दे देता है। अब 15 इंटू 0.6 करोगे 9 आएगा, और ऐसे ही 25 इंटू 0.4 अगर करते हो तो 10 आना चाहिए, 25 इंटू 0.4 करते हैं तो 10 आना चाहिए, और हमारा रिटर्न कितना हो गया 19%। मैं ना अभी इसको और थोड़ा एलाबोरेट वे में कुछ और भी बातें बोलूंगा इसको समझाने के लिए। फिलहाल आपको इसको नोट करना है तो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। हमने कहा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ 2 एसेट पोर्टफोलियो कैसे कंप्यूट होता है। हम रिटर्न ऑफ ए वेट ऑफ लेते हैं, रिटर्न ऑफ बी वेट ऑफ बी लेते हैं। आर ए क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए, डब्ल्यू ए क्या है वेट ऑफ सिक्योरिटी ए, आर बी क्या है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी, और डब्ल्यू बी क्या है वेट ऑफ सिक्योरिटी बी। वेट्स का सम जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने देखा था 1 होता है, यहां पर भी वेट्स का सम क्या होगा 1 होगा। इसको नोट करना है तो कर लीजिए आप। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा प्लीज, पेन छोड़ दीजिए अपने। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने 2 शेयर्स में पैसा लगाया ए और बी, और हमने जो जो सिक्योरिटी ए है उस पे हमने देखा कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 10% का है, और सिक्योरिटी बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% का है। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि हमने आधा पैसा यहां लगाया है और आधा पैसा यहां लगाया है, कोई दिक्कत आपको? सम 1 हो जाएगा। अगर आप आधा आधा पैसा लगाते हैं तो हम अगर अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना चाहें तो आप क्या बोलोगे, 10 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5, तो 10 इंटू 0.5 5, 20 इंटू 0.5 10, हमारा रिटर्न कितना हो गया 15%। हम वेट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, वेट को रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं ये बात आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताई थी कि अगर वैसे वेट्स इक्वल हों तो सिंपल एवरेज भी वही आंसर देता है जो वेटेड एवरेज देता है। मतलब यहां पर अगर आप 20 + 10/2 करोगे तब भी 15 ही आएगा।
लेकिन अगर ये आधे आधे ना हो, वेट्स अलग हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज यहीं पे आपको कहूं कि ए और बी जो है 10%, 20%, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि हमारा 90% पैसा ए में लगा है और 10% पैसा जो है बी में लगा है, हमारा 90%, 0.9 वेट ए का है, इसका मतलब हमारा जो मेजॉरिटी पैसा है वो 10% का रिटर्न कमा के देगा। 10 इंटू 0.9 मतलब 90% पैसा तो हमें 10% का रिटर्न कमा के देगा, और जो 20% का रिटर्न है वो सिर्फ 10%, जो हमारा पोर्टफोलियो है सिर्फ 10% पैसा ही लगा है। तो कितना हो गया 10 इंटू 0.99, और ये 20 इंटू इसको 0.1 लिखना था, 10% ना लिख के 0.1, ये हो गया 2, और कितना आया 11। अब देखिए आपके पोर्टफोलियो में दो शेयर थे, एक 10% का रिटर्न दे रहा था, एक 20 का दे रहा था, पर फिर भी आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न आया वो 10 के नजदीक आया। 11 किसके ज्यादा नजदीक है? 10 के नजदीक है। क्यों 10 के नजदीक आपका ओवरऑल रिटर्न आया है? क्योंकि आपका सारा पैसा, ऑलमोस्ट सारा पैसा, 90% पैसा तो आपका इसी में लगा हुआ है। जब आपका ऑलमोस्ट सारा पैसा ऐसे शेयर में लगेगा जिसका रिटर्न 10% है, तो आपका जो टोटल रिटर्न आने वाला है वो 10 के आसपास ही आएगा। मान लो मैं ये फिगर्स उल्टी कर देता हूं, मतलब सपोज मैं ये कहूं कि ए और बी 10% इसमें, इसका रिटर्न 20% इसका, इस बार मैं कहता हूं मान लो हमने इसमें 10% पैसा लगाया और इसमें 90% पैसा लगाया, इस बार हमने अपनी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट उसमें कर दी जिसमें 20% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो हम क्या कहेंगे, 10 इंटू 0.1 प्लस 20 इंटू 0.9, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 18, रिटर्न कितना आया? 19% का रिटर्न आया। इस बार हमारा जो ओवरऑल रिटर्न है वो 20 के नजदीक है। 20 के नजदीक क्यों है? क्योंकि हमारा मेजॉरिटी पैसा 20% वाले शेयर में लगा हुआ है। जब ज्यादातर पैसा आप उसमें लगाओगे जिसका रिटर्न ज्यादा है, तो आपका रिटर्न जो ओवरऑल रिटर्न है वो उसी के नजदीक ही आएगा। अब क्योंकि जो पहला एग्जाम्पल था जिसमें आपने आधे आधे पैसे लगाए थे, तो आप देख रहे हो हमारा फाइनल रिटर्न ना 10 के नजदीक है ना 20 के, बीच का एक मीडियम रिटर्न है, क्योंकि पैसे आधे आधे लगे हुए हैं। तो हमें 10% को भी उतना ही वेट दिया जितना 20% वाले सिक्योरिटी को दिया, तो इसलिए एवरेज रिटर्न 15 आया। लेकिन अगर हम किसी का प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। हमारे दूसरे वाले एग्जाम्पल में 10% रिटर्न वाली सिक्योरिटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसलिए 11% का रिटर्न आया है। हमारे लास्ट एग्जाम्पल में 20% वाले रिटर्न की सिक्योरिटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसलिए 20 के नजदीक आंसर आया है। मेरे ख्याल से अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं फाइनली सम अप करूं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ 2 एसेट पोर्टफोलियो। पहली कंडीशन ये है कि 2 एसेट का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो ऐसे 2 एसेट का अगर पोर्टफोलियो बनाओगे तो फिर हम जो रिटर्न निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ बी। अब इसको नोट करना है तो आपकी चॉइस है। आइए एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एक एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कोई मिस्टर ए है जो कि अपने फंड्स का 70% इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बैलेंस 30% कोई कंपनी है रीको ऑटो लिमिटेड, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रीको ऑटो लिमिटेड का जो रिटर्न है वो 15% का एक्सपेक्टेड है, और ऐसे ही इन्फोसिस का जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो 25% है। हमसे एक्सपेक्टेड रिटर्न मांगा गया है पोर्टफोलियो का। अभी तक हमने देखा कि हम ऐसे पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं जिसमें हम 2 ही शेयर्स रखेंगे, और यहां पर भी 2 ही शेयर्स का पोर्टफोलियो है। और अगर हमें यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है, हम पहली सिक्योरिटी का रिटर्न लेंगे और उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरी सिक्योरिटी का रिटर्न लेंगे और फिर उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ऐसा ही कुछ था। अब ना यहां पे बच्चा पता है गड़बड़ क्या करता है, वो जल्दबाजी में क्या करेगा, 15 इंटू 0.7 ले लेगा और 25 इंटू 0.3 ले लेगा। सर ऐसा ही तो करना है, ध्यान से देखें प्लीज, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसने पहले 70% मतलब वेट पहले इन्फोसिस का दिया है, लेकिन रिटर्न पहले रीको का दिया है। इन्फोसिस का रिटर्न 25 है, 15 नहीं है। आपने 15 को 0.7 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, जो जल्दबाजी हो जाएगी, तो वहां पर आप गलती से जो है रिटर्न तो आप रीको का ले रहे हैं लेकिन वेट आप इन्फोसिस का ले रहे हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। हम अगर पहले कह रहे हैं कि 15%, तो ये 15% जो है ये रीको ऑटो लिमिटेड का रिटर्न है
और उसका वेट 0.3 है, ध्यान से, प्लस 25 इंटू 0.7, ये हो जाएगा 4.5, और 25 को अगर मैं 0.7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आता है 17.5, 17.5 प्लस 4.5, ये हो गया 22%। ठीक है जी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए प्लीज इसको आप। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको यहां पर ये नहीं बताया कि इन्फोसिस में एक्चुअली में पैसे कितने लगे हैं, रिको में कितने पैसे लगे हैं, फंड्स कितने लगे हैं, ये जरूरी नहीं है। मुझे बस वेट बता दो, मैं उससे भी काम चला लेंगे। नहीं, हम उससे भी काम चला लेंगे। अमाउंट कितना इन्वेस्टेड है, ये 7 लाख है कि 7 करोड़ है या 70 करोड़ है, या फिर दूसरा वाला 3 लाख है, 30 लाख है या 3 करोड़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस मुझे प्रोपोर्शन बता दीजिए कि कितना कितना प्रोपोर्शन आपने इन्वेस्ट कर रखा है। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है टू एसेट पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कंप्यूट होता है, इस पर हमें डिस्कशन करना है। टू एसेट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सीख लिया। अब हम बात करेंगे ऐसे पोर्टफोलियो की जिसमें 2 शेयर्स हैं, उसका ओवरऑल रिस्क कैसे निकालना है। ध्यान रखें, मैं यहां पर अब जो आपको सिखाने वाला हूं वो पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना सिखाना है। एक शेयर का रिस्क कैसे निकालते हैं वो हम सीख चुके हैं। पीछे जब हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट किया था वो एक सिक्योरिटी का था, और क्या फॉर्मूला था, हमने x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n करके उसका स्क्वायर रूट निकाला था, याद है ना आपको। और यहां पर हम लेकिन एक शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम एक ऐसे पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 2 शेयर हैं। अब आप जरा यहां पर नोटिस करें पहले तो फॉर्मूला। फॉर्मूला दिखने में कई बच्चों को डरावना लग सकता है कि सर ये क्या बात हुई, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रहेगा। देखो विश्वास रखें, अभी तक आपको सब समझ में आया तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको भी आपके लिए बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूंगा, आराम से ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा। जैसे कि अभी फिलहाल अगर आप इसको देखें तो ना, इसमें आपको 7th क्लास में एक बड़ी फेमस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, उसकी झलक दिखेगी। मैथ्स शायद 7th क्लास की थी, जहां पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद है ऐसा कुछ हमने छोटे जब हम थे स्कूल में तब पढ़ा था। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए के मल्टीप्लिकेशन को अगर आप कहते हैं, मान लो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो आपको लगता नहीं कि इसके अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की झलक दिख रही है। मैं भी सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए को a मान लें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी को b मान लें, तो मुझे यहां पर एक झलक दिख रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। सर झलक तो हमें भी दिखी, लेकिन ना हमें साथ में एक और चीज दिखी। मैंने कहा क्या? कहता सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये आर ए बी क्या है, ये तो उस इक्वेशन में कभी नहीं था। हाँ यही तो नई चीज है, यही मुझे सिखाना है, इसी को मुझे डिस्कस करना है कि व्हाट इज दिस आर। फिलहाल मैं इस आर को बताऊं तो इस आर का मतलब है कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। कोरिलेशन का जो कंप्यूटेशन है वो हमारे सिलेबस में भी है, हम इसको कंप्यूट करना सीखेंगे, हाउ टू कंप्यूट कोरिलेशन बिटवीन 2 सिक्योरिटीज, लेकिन वो आगे है। अभी फिलहाल यहां पर सिर्फ हमें आर का जिक्र करना है कि व्हाट इज दिस आर, और आर का ओवरऑल रिस्क में क्या रोल है इस पर बात करनी है। मतलब आर का कंप्यूटेशन अभी आगे चल के आएगा, अभी सिर्फ मैं आपके साथ ये जो आर है ये क्या कन्वे करता है, इसका क्या मतलब है, ये डिस्कस करूंगा। और आर की वैल्यू हमें ऐसे क्वेश्चंस जहां पर ओवरऑल रिस्क निकालने के लिए कहेगा, आर की वैल्यू ज्यादातर क्वेश्चन में ही गिवन होगी, ठीक है। पर मुझे पहले आपको यह सिखाना है कि ये आर क्या है, आर की वैल्यू क्या कन्वे करती है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये अभी आगे चल के आएगा। आइए जरा आर को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। देखिए सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि जैसे ही मैं अपने पोर्टफोलियो में एक शेयर से 2 शेयर करूंगा तो रिस्क तो कम होगा ही। रिस्क कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं एक ही शेयर रखूंगा और वो एक शेयर अगर बढ़ा तो फायदा भी बहुत होगा, लेकिन वो एक शेयर घटा तो घाटा भी बहुत होगा, और वो अगर एक शेयर आरकॉम जैसा निकला तो नुकसान भी बहुत होगा, अगर वो एक शेयर एशियन पेंट जैसा निकला तो फायदा भी बहुत होगा। मैंने कहने का मतलब यह है कि अगर मैं लेकिन एक शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा
तो रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं वो इन्वेस्टमेंट 2 शेयर में कर देता हूं, तो हमारा जो रिस्क है वो काफी हद तक कम होगा। जब मैं अपने पैसे को बांट देता हूं कई जगहों पे, तो इसको हम बोलते हैं, हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है। हमने क्या किया है? डाइवर्सिफिकेशन किया है। अब जो ये 2 शेयर मैंने रखे हैं, अब ये डिपेंड करता है कि ये दोनों के दोनों शेयर, ऐसा तो नहीं कि है तो 2 शेयर, लेकिन इनमें जो मूवमेंट आती है, इनमें जो इंक्रीज या डिक्रीज आता है प्राइसेस में, वो सेम डायरेक्शन में जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो में दोनों ही शेयर आईटी सेक्टर से रखे, मान लो एक टीसीएस रखा और दूसरा इन्फोसिस रखा, तो आप ज्यादातर देखना, अगर आईटी सेक्टर के शेयर्स बढ़े हैं तो सारे ही शेयर आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, और अगर सारे शेयर्स घटे हैं तो सारे ही शेयर्स आपको घटते हुए नजर आएंगे। अगर मान लो मैं अपने पोर्टफोलियो में दोनों ही शेयर्स ऑटो सेक्टर के रखूं, एक मारुति रखा एक टाटा मोटर रखा, तो अगर ऑटो सेक्टर में प्रगति चल रही है तो सारे शेयर मेरे देखोगे बढ़ते हुए दिखेंगे ऑटो सेक्टर के, और अगर उसमें गिरावट है तो सारे गिरते हुए चलेंगे। मतलब ये कि अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स रखूं जिनकी मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होती है, तो हम बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या बोलेंगे? उन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर मेरे शेयर्स में, मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे 2 शेयर्स हैं जिनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक शेयर बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो पोर्टफोलियो में 2 शेयर्स हैं उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। तो बेसिकली कोरिलेशन बताता क्या है? वो ये बताता है कि आपके जो 2 शेयर्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, उनका मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है या उनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सर सेम मूवमेंट का तो समझ में आया, अपोजिट डायरेक्शन का भी कोई एग्जांपल देके बताइए। अब जैसे आप देख रहे हैं आजकल कि चाय से रिलेटेड बड़े सारे स्टार्टअप्स खुल गए हैं, जैसे वो एमबीए चाय वाला आपने सुना, चायूस सुना, या फिर चाय पॉइंट है, कई सारे चाय से रिलेटेड स्टार्टअप्स खुल गए हैं। अब अगर चाय से रिलेटेड स्टार्टअप ज्यादा खुलेंगे, तो जो कॉफी से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं जैसे कि बरिस्ता है या सीसीडी है या फिर स्टारबक्स है, यहां पर अगर ऐसे मान लो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हुआ, अगर लोग चाय की कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब कॉफी की कंजम्पशन कम हो रही है। या फिर कुछ ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे चाय वगैरह जो है, ये गर्मियों में इसकी सेल कम हो जाएगी और आइसक्रीम वगैरह की सेल बढ़ जाएगी। जैसे आपने पता हो एक गुजरात का वादीलाल ग्रुप है, वादीलाल की आपने आइसक्रीम कभी देखी होंगी, और ऐसे ही क्वालिटी है या हैवमोर है, बड़े सारे हैं आइसक्रीम के ब्रांड्स हैं। तो इनके बीच में और चाय सेलर्स के बीच में आप कह सकते हो इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मान लो ये कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दी जाएं, तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो सकता है। हालांकि हमारा जो देश है वो चाय ड्रिंकिंग नेशन है, वो सर्दी गर्मी नहीं देखता जब चाय देखता है तो, लेकिन कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा शायद घटेगा। ठीक ऐसे ही आजकल अब थोड़ा सा जब से ये जंक फूड और ये जितना भी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जब से इनका कंजम्पशन बढ़ा, हालांकि ये बढ़ तो अभी भी रहा है, लेकिन अब फिर भी कई लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने पर जोर भर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। और जो अब कुछ लोग अगर जो कॉन्शियस हो रहे हैं तो शायद वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का कंजम्पशन कम कर दें और उसके बजाय जैसे अमूल वगैरह की या मदर डेयरी की छाछ वगैरह आती है वो पीना शुरू कर दें, या फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह आता है। कहने का मतलब कुछ हेल्दी ऑप्शंस ढूंढने शुरू कर दिए। तो ऐसी कंपनियां जो हेल्दी ऑप्शंस दे रही हैं वो शायद बढ़ना शुरू हो जाए, और ऐसी कंपनियां जो हेल्दी नहीं है ऑप्शंस, उनका प्राइस गिरना शुरू हो जाए। ठीक है, से एक लास्ट एग्जांपल और दूंगा। मान लीजिए हमारी जो कंपनी है वो 2 व्हीलर्स बनाती है, लेकिन बनाती है पेट्रोल के, सिर्फ पेट्रोल के ही 2 व्हीलर्स बनाती है। मतलब अभी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं स्टार्ट किया, लेकिन एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स ही बना रही है। जैसे ओला की बात अगर हम कर सकते हैं, अभी फिलहाल ये लिस्टेड नहीं है, लेकिन मान लो अगर ये लिस्ट हो जाते हैं कल को, तो आप कह सकते हो कि अगर कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल बढ़ती है और ऐसी कंपनी जो सिर्फ पेट्रोल वाले ही जो है स्कूटर्स अपने पास रखती है, तो उनका सेल घटेगा, तो क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच में भी इनवर्स रिलेशनशिप है। बात सीधी ये है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे 2 शेयर्स हैं जो सेम डायरेक्शन में बढ़ते घटते हैं, घटना भी और बढ़ना भी, लेकिन डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अगर सेम है तो हम बोलेंगे उन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे 2 शेयर्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते घटते हैं, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, या दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है, तो हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। हम जब आगे कोरिलेशन जब कंप्यूट करना सीख जाएंगे तो हम एक बात नोटिस करेंगे
कि जो कोरिलेशन है ना, वो मैक्सिमम जो हो सकता है वो +1 हो सकता है, और मिनिमम जो हो सकता है वो -1 हो सकता है। मतलब कोरिलेशन की वैल्यू अगर मैं एक्सट्रीम्स की बात करूं, इट कैन नॉट बी मोर देन +1 और इट कैन नॉट बी लेस देन -1। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोरिलेशन 2 है, 3 है, 4 ना, +1 मैक्सिमम है। मतलब 0.78, 0.95, 0.98 आर जो है मैक्सिमम, मतलब दो शेयर्स के बीच में मैक्सिमम +1 का या -1 का मिनिमम साइड पे हो सकता है, और जनरली इनके बीच में ही रहता है। ये जो +1 का कोरिलेशन है इसको हम बोलते हैं ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और ये जो -1 का कोरिलेशन है इसका मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अब ये परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव हालांकि बड़ा रेयर फिनोमेना है। इसका मतलब ये है, +1 का मतलब ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे दो शेयर्स हैं जब बढ़ते हैं तो दोनों ही बढ़ते हैं सेम डायरेक्शन में और सेम परसेंटेज से बढ़ते हैं। मान लो मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे दो शेयर हैं, जैसे HCL टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा, एज एग्जांपल ले लो, दोनों आईटी सेक्टर के शेयर हैं। मान लो एक शेयर बढ़ता है अगर 10% से, दूसरा भी 10% से ही बढ़ता है। दोनों बढ़ने चाहिए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए और सेम परसेंटेज से जाना चाहिए। अगर एक 10 से बड़ा है दूसरा भी 10 से बड़ा है, एक 10 से घटा है दूसरा भी 10 से घटा है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे वो परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेटेड सिक्योरिटीज है। लेकिन जनरली होता क्या है कि अगर मान लो दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है भी, तो अगर मान लो एक 10% से बढ़ा तो दूसरा हो सकता है 4% से ही बढ़े, या 6 से ही बढ़े, या 2 से बढ़े, या 1 से बढ़े। मतलब बढ़ तो रहे हैं सेम डायरेक्शन में लेकिन परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। ऐसे केस में उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। रिलेशनशिप तो पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। ऐसे ही मान लो कि हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे दो शेयर हैं, एक गिरा 5% से लेकिन दूसरा गिरा सिर्फ 2% से, तो सेम डायरेक्शन है, अभी भी पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब एक 10 से दूसरा भी 10 से। गिरावट की बात करें, अगर एक 10 से गिरा दूसरा भी 10 से गिरा, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव है। लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है पर परसेंटेज सेम नहीं है तो हम बोलेंगे देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। अब परफेक्ट नेगेटिव समझो कि एक अगर 10 से बढ़ा तो दूसरा 10 से घटा, मतलब परसेंटेज सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। एक अगर 10 से बढ़ा दूसरा 10 से घटा, या फिर कहें एक 5 से घटा तो दूसरा 5 से बढ़ा। लेकिन अगर मान लो दो शेयर्स ऐसे हैं जो जाते तो अपोजिट हैं लेकिन सेम परसेंटेज से नहीं जाते, एक 5 से बढ़ा लेकिन दूसरा 2 से घटा, एक 5 से बढ़ा दूसरा 1 से घटा, एक 1 से घटा लेकिन दूसरा 4 से बढ़ा, तो ऐसा है तो नेगेटिव तो है लेकिन परफेक्ट नेगेटिव नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो R+1 और R-1 ये दो एक्सट्रीम्स हैं। इसका मतलब तो ये है कि दोनों ही शेयर ऐसे हैं कि एक ही जैसे हैं, बिल्कुल जुड़वा भाई समझ लो। स्टॉक मार्केट में हालांकि उनके बीच में भी परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, पर एक एग्जांपल है, जैसे बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये दो ऐसी कंपनी हैं, आप देखोगे 100% ज्यादातर ये सेम ही डायरेक्शन में दिखेंगी, आपको ज्यादातर सेम डायरेक्शन दिखेगी। कभी कभी हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केस हो, लेकिन ज्यादातर सेम, एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं तो ज्यादातर आपको सेम डायरेक्शन में दिखेंगी। लेकिन फिर भी वहां भी परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। और परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव हम कह सकते हैं ये ना एक रेयर सिचुएशन है। जनरली आर जो है इनके बीच में ही कहीं होता है। अगर हम बोलें कि आर 0 है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो दो शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, इंडिपेंडेंट है। एक की मूवमेंट, एक बढ़ा है तो दूसरा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, कुछ नहीं पता। एक घटा है तो दूसरा, मतलब दूसरा की मूवमेंट इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर मारुति की सेल बढ़ रही है और साथ में हम ये कहें मारुति की सेल बढ़ रही है, साथ में हम ये कहें कि साबुन बनाने वाली कंपनियों की सेल बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे क्या इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है? नहीं, मारुति का और साबुन बनाने वाली कंपनी का क्या लेन देन, दोनों की दोनों अलग अलग सेक्टर की हैं, कोई आपस में इंटरलिंकेज है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, आर 0 है। अच्छा, कभी कभार सेक्टर्स कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज आपसे ये कहूं कि एयरलाइंस की सेल बहुत बढ़ रही है, एयरलाइंस की सेल बहुत बढ़ रही है, फिर हमने देखा कि जो ये वीआईपी इंडस्ट्रीज है या सफारी, ये आपको पता ना, ये सूटकेस वगैरह बनाते हैं, अगर एयरलाइन की सेल बढ़ रही है तो लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, लोग ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो
भाई कहीं पे पैकिंग करके सामान भी पैक करके ले जा रहे होंगे, और सामान पैक करने के लिए क्या चाहिए, सूटकेस चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर एयरलाइंस की सेल बढ़ रही है तो लगेज इंडस्ट्री भी जो है वो भी इंक्रीज करेगी, और वो इंक्रीज करेगी। दोनों के बीच में हम कह सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो कई बार दो अलग अलग सेक्टर्स के बीच में भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और वो कोरिलेशन लेकिन होगा तो, लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव वगैरह नहीं होगा। पर मान लो दो शेयर ऐसे हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, जैसे मैंने कहा कि गाड़ियों की सेल बढ़ना और साबुन की सेल बढ़ना दोनों अलग अलग बातें, गाड़ियों की सेल बढ़ना और कॉफी की सेल बढ़ना दोनों अलग अलग बातें। तो इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई। देखिए, जब भी वो हमसे अगर ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करने के लिए कहेगा तो आर की वैल्यू वो ज्यादातर हमको बताएगा, और आर की वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं ये आगे हमारा सेपरेट डिस्कशन है। बट अभी ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप समझे कि आर की वैल्यू हमको पता होगी। तो आइए अब हम ना ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला पर आते हैं वापस, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस फॉर्मूला को अब ध्यान से देखें। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि इस फॉर्मूला में आपको झलक दिख रही होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। मतलब क्या कि अगर हम कहें कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए अगर ए है तो ये ए स्क्वायर हो गया, और अगर हम इसको कहें कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी है तो ये बी स्क्वायर हो गया। ये ए है और ये बी है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 2ab, है ना, ऐसे ही कुछ हो गया। लेकिन सर सारी जो जड़ है वो तो आर है, इस आर का क्या करें? अब सपोज मैं अगर आपसे ये कहूं कि हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे दो शेयर्स रखे हैं जिन दोनों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब होता है आर इज +1, परफेक्ट नेगेटिव का मतलब होता है आर इज -1। इन दोनों के बीच में कहीं अगर परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, 0.78 है, 0.5 है, फिर हम देखेंगे क्या करना। लेकिन मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे दो शेयर्स रखे हैं जिनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब +1 है, तो आपको लगता नहीं कि जैसे ही अगर हम कहें कि ये r +1 है तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाने वाला। देखिए, अगर हम ये कहें कि ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो ये r की जगह अगर हम 1 लिख देंगे तो 1 तो मल्टीप्लाई होकर गायब ही हो जाएगा बेचारा। अब ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखना प्लीज। हम ये बात जानते हैं कि इसको हमने कहा कि ये a है। अब पेन छोड़ के सिर्फ सामने फोकस करें। हमने कहा ये a है, ये b है, और ये 2ab हो गया। तो हमारा तो ये फिर फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया हमारा। और अगर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a, और b क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b, इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। जहां पर हमारा a क्या है, ध्यान रखें, a है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a और वेट ऑफ a का मल्टीप्लिकेशन, और b क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b का मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा कुछ ऐसे फॉर्मूला बन गया, और ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक शॉर्टकट डिवाइस हो गया। ये रहा फाइनली शॉर्टकट, कि अगर हमने ऐसे दो शेयर रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में जिनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि ओवरऑल रिस्क निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन और पहले का वेट प्लस दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे का वेट, और ये शॉर्टकट से डिवाइस हो गया। अब जैसे मैं बार बार कहता हूं ये फास्ट ट्रैक बैच है, वरना मैं एक एक स्टेप करके आपको प्रूव करता। ये मैंने प्रूव सारा डेरिवेशन यहीं लिख दिया, आपको डेरिवेशन याद नहीं रखनी। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फॉर्मूला अगर भूल जाओ ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो अपने दिमाग में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला दिमाग में रखना। और a क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a का स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन a एंड b। फिर उसके ऊपर छतरी। फिर से बोलता हूं, हमारा फॉर्मूला ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a का स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन a एंड b, और उसके ऊपर छतरी। अब अगर कोरिलेशन बिटवीन a एंड b +1 है, तो फिर तो अंदर जो फॉर्मूला रह गया वो a + b का होल स्क्वायर ही है, जहां पर a क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a, और b क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b। तो हमने यहां पर बेसिकली यही किया, और जब हमने अंदर a + b का होल स्क्वायर किया, तो वो जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है वो आपस में कट जाएगा। देन अल्टीमेटली व्हाट विल बी द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b। मतलब ये कि अगर हमें ऐसे दो शेयर्स दे रखे हैं जिनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो वहां पर हम इस शॉर्टकट से सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे। ये बड़ा फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, और आपको इसमें बिल्कुल वही झलक दिख रही होगी जो अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए किया था। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाला था, रिटर्न ऑफ ए, वेट ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी, वेट ऑफ बी। यहां पर रिटर्न की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी। लेकिन कब, जब r +1 हो, तभी
उसके अलावा नहीं। अगर r+1 नहीं है तब ये शॉर्टकट नहीं लग सकता, r+1 है तभी ये शॉर्टकट लग पाएगा। और हमने क्या लिखा, दिस शॉर्टकट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ओनली व्हेन देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आप जरा सोचिए दूसरा एक्सट्रीम, +1 ना होके -1 अगर हो तो सर -1 होगा तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। अगर -1 होगा तो a - b का होल स्क्वायर। आप जरा चेक करिए, हम अगर ये r की जगह -1 रख दें, अगर r की जगह -1 रख दें तो यहां बीच में माइनस आ जाएगा भाई, -1 से मल्टीप्लाई होकर यहां माइनस आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया अब, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर अगर हो जाएगा तो हमारा फाइनली फॉर्मूला ऊपर वाला ही है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a वेट ऑफ a माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b वेट ऑफ b। इसका मतलब अगर कोरिलेशन एक्सट्रीम लेवल्स पर है, इधर +1 और -1, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए शॉर्टकट तैयार है। ये बीच की डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी है, रेगुलर बैच में मैं इसको प्रॉपर एक एक स्टेप करके लिखवाता हूं, पर अभी आपके सामने मैंने सीधी प्रेजेंटेशन लिख दी है और आप समझ पा रहे हैं, बेसिक सी बात है कि हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। हमें एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं देके आनी है, हमारा वैसे भी एमसीक्यू पैटर्न है, इवन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में डेरिवेशन नहीं आती, हमें बस ये शॉर्टकट याद रखना है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखनी है कि शॉर्टकट जो है वो तभी एप्लीकेबल है जब दो शेयर्स के बीच में या तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव नहीं है तब शॉर्टकट नहीं लग पाएगा। मैं अभी यहां पर अभी कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको समझाऊंगा। अभी आती है बात समझ में? तो अभी तक मैंने जितना बोला है इसको अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए यहां से। आपको फाइनल फॉर्मूला बस ये याद रखना है, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव मतलब +1 है, और दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है, अगर परफेक्ट नेगेटिव है, परफेक्ट नेगेटिव मतलब -1 है। इस लाइन को ना मैं अभी समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। अभी एक एग्जाम्पल की मदद से ना इसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है? चलिए आइए अब ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम, कुछ बातें अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, सारा डेटा मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, पॉज करके नोट करना है कर लीजिए। ये एग्जाम्पल की मदद से हम ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अगर हमारा आर के 5 सिचुएशन में अलग अलग है, +1 है, -1 है, 0 है, 0.5 प्लस है और -0.5 है, ठीक है? और मैंने आपके सामने ये भी लिख दिया कि शॉर्टकट कब लग पाएगा, सिर्फ जब +1 या -1, ठीक? वेट्स गिवन है, मतलब इक्वली वेटेड सिक्योरिटीज है, इक्वल वेट मतलब दोनों को बराबर बराबर वेटेज दिया है। रिटर्न का यहां पे कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं है रिटर्न का। क्यों कोई काम नहीं है? क्योंकि हमसे क्या मांगा है, रिस्क। हमने कभी रिस्क के ऊपर जो फॉर्मूला को देखा वहां पर क्या रिटर्न लिखा था? कहीं पे नहीं लिखा था ना, तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है सर? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस पे फोकस करना है। अब आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमारा अगर R +1 है, +1 का पहले बताओ मतलब क्या होता है? +1 का मतलब हमने ऐसे दो शेयर रखे हैं अपने पास जिनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर एक शेयर हमारा 10% से बढ़ेगा तो दूसरा भी 10% से ही बढ़ेगा, दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं।
एक बार ये सारे केसेस कर लेंगे ना तो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हम पहले तो ये कहेंगे कि भाई इन दोनों के बीच में हमें ओवरऑल रिस्क निकालना है। ओवरऑल रिस्क को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, सिग्मा के साइन के नीचे ए और बी दोनों लिख देते हैं। क्योंकि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक का रिस्क और उसका वेट, दूसरे का रिस्क और उसका वेट, बस ऐसे ही करने वाला है। पहले का रिस्क कितना है सर, 15 है, सॉरी पर 20 है, और वेट कितना है 0.5 है। दूसरे का रिस्क कितना है 50 है, और वेट कितना है 0.5 है। तो ये कितना हो गया 10 + 25, 35% हो गया, 35% हो गया। ध्यान रखें यहां पे R +1 था, इसलिए हमने कहा शॉर्टकट इज एप्लीकेबल। लिखते जाना साथ साथ, शॉर्टकट इज एप्लीकेबल। अगला हमारा क्या है, R-1। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया ना, क्वेश्चन नोट सामने रखना प्लीज। R-1 कह रहा है, बी पार्ट R कह रहा है -1। -1 का क्या मतलब है सर, -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब होता है कि सर शॉर्टकट लग जाएगा। कैसे शॉर्टकट लगेगा सर, वही ऊपर वाला फॉर्मूला ही तो है, स्टैंडर्ड ऑफ ए वेट ऑफ ए, बस बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ बी वेट ऑफ बी। अब सामने देखिएगा प्लीज, 20 × 0.5 माइनस 50 × 0.5। आप अगर चेक करोगे ना तो ये ना माइनस में आ रहा है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि रिस्क कैन नेवर बी नेगेटिव, रिस्क कैन एट मोस्ट बी 0 बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई सोचो ना, मैं अगर कहीं रिस्क ले रहा हूं, माना पॉजिटिव रिस्क हो सकता है, रिस्क हद से हद तुम पूरा खत्म कर दोगे, 0 कर दोगे, 0 से कम रिस्क थोड़ी हो सकता है। तो ये कभी भी फाइनल आंसर माइनस में नहीं आता। अगर मान लो परफेक्ट नेगेटिव के केस में, जैसे यहां आप देख पा रहे हो कि माइनस में आ रहा है। अब रेगुलर बैच में तो मैं ना इसके 2-3 तरह के क्वेश्चन करा के प्रैक्टिस करवा देता हूं, तो बच्चे के दिमाग में बात बिल्कुल सेट हो जाती है। बट फिर भी इतना तो मैं समझा ही रहा हूं कि आपके दिमाग में भी बात बिल्कुल बैठ जाएगी। अगर ये नेगेटिव आ रहा हो तो आप ना पार्टी बदल देना। अगर ये नेगेटिव आए, वैसे फॉर्मूला यही है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आए तो आप पार्टी बदलने का मतलब आप फिर क्या करना, स्टैंडर्ड ऑफ बी वेट ऑफ बी को पहले लिख लेना, बस हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। या फिर आपको कौन सी प्रेजेंटेशन देके आनी है, आप माइनस साइन को इग्नोर कर देना, -15 आ रहा है, आप 15 सोचो, ठीक है ना। 50 × 0.5 माइनस 20 × 0.5, 25 - 10 15 आ गया, ठीक है। अब ना मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि क्यों ये माइनस नहीं हो सकता, मैथमेटिकली भी नहीं हो सकता। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि हमने जब ऊपर शॉर्टकट डिवाइस किया तो बेसिकली शॉर्टकट क्या था सर, शॉर्टकट ऐसे कुछ आया था, स्टैंडर्ड ऑफ ए वेट ऑफ ए माइनस स्टैंडर्ड ऑफ बी वेट ऑफ बी। हमने बेसिकली a - b का होल स्क्वायर कर दिया था, और फिर हमने कहा था कि भाई देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट रहा है, और फिर हमारा ये फॉर्मूला बन गया था। लेकिन मान लीजिए मैं ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में नहीं काटता, फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में नहीं काटता। अगर मैं ये नहीं काटता हूं आपस में और मैं इसको सॉल्व करता हूं, और मान लीजिए कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 9 आता, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता 9 आता, और मान लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 18 आता, तो 9 - 18 का स्क्वायर करते। अच्छा 9 - 18 का स्क्वायर करने का मतलब ये -9 अंदर आता। अगर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बाहर सिर्फ -9 रह जाएगा, लेकिन नहीं, अगर मैं इसको सॉल्व ही करूं, मैथमेटिकली सॉल्व करूं, तो मुझे बताओ -9 का स्क्वायर करते ही आपको लगता नहीं -9 तो उड़ जाएगा, -9 × -9 अगर हम करते हैं तो +81 हो जाता है। और अगर मैं इसको +81 मतलब मैं अंदर पहले स्क्वायरिंग कर लूं और उसके बाद 81 का स्क्वायर रूट निकाल के 9 ही आएगा, साइन उड़ गया कि नहीं उड़ गया। मैथमेटिकली भी नहीं हो सकता, ये मैथमेटिकली भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आप इस बात का ध्यान रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 0 तो हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर ये परफेक्ट नेगेटिव वाले केस में ये दिक्कत आएगी, अगर ऐसा कुछ दिखता है आपको तो आप पहले क्या करना,
फिर फॉर्मूला ही बदल देना, या फिर आपका तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन है। अब माइनस साइन को इग्नोर कर देना, ये -15 आ रहा है तो आप सिर्फ उसे 15 ही दिमाग में रखें। ठीक है जी। चलिए अब हमारा सी केस क्या है, आर 0 है। अब ध्यान रखें, अगर आर +1 या -1 के अलावा कुछ भी है, शॉर्टकट नहीं लग सकता। शॉर्टकट नहीं लगने का मतलब यह है कि हम अब पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, और अगर पूरा फॉर्मूला भूल जाओ तो आप a² + b² + 2ab को याद रखना, और बाद में लास्ट में कोरिलेशन को मल्टीप्लाई कर देना। जहां पे a क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b, कोरिलेशन बिटवीन a एंड b। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। शॉर्टकट नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि r ना तो +1 है ना -1 है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि r अगर 0 होता है तो ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाएगा, पर शॉर्टकट नहीं लग पाएगा। छोटा कैसे हो जाएगा भाई? ये r 0 लिखते ही ये वाला पोर्शन तो पूरा 0 हो गया। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। आप समझ पा रहे हो? तो हम यहां पर अब अगर सपोज ये यहां 0 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a का स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b, मल्टीप्लाइड बाय 0। तो हमारा फॉर्मूला अब छोटा हो गया। बस इतना ही रह गया, क्योंकि ये आगे तो 0 हो गया, आगे क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप जरा पुट कर लो फिगर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a कितना था सर? ये था 20 और उसका 50। 20 इंटू 0.5, 50 इंटू 0.5 प्लस 0, तो क्या लिखोगे? 20 इंटू 0.5 मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, 50 इंटू 0.5 मतलब 25 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 25 इंटू 25 625 होता है ना, प्लस 725 हो गया। 725 का स्क्वायर रूट निकाल लो। 725 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये आएगा 26.93%। 26.93%। आप देखिए, आर अगर 0 होता है मतलब दो सिक्योरिटीज के बीच में कोई कोरिलेशन अगर नहीं है, मैंने एक एफएमसीजी सेक्टर का अपने पोर्टफोलियो में शेयर रखा और एक शेयर मैंने रखा ऑटो सेक्टर का, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां भी कोरिलेशन 0 होगा। अगर कोरिलेशन 0 है तो उस केस में शॉर्टकट नहीं लगेगा, हालांकि फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, जो 2ab वाला कंपोनेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसको नोट करें, देखें प्लीज। चलिए आइए डी पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने टाइम सेव करने के लिए फॉर्मूला यहां पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, वेट ऑफ a, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, वेट ऑफ b, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन a एंड b। अब डी ऑप्शन में हमारा r कितना है सर? डी ऑप्शन में r है प्लस 0.5। 0.5 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? ऑफ कोर्स प्लस ही होगा। अब शॉर्टकट नहीं लग सकता। आइए जरा देखें क्या करना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a कितना है सर? वो है 20। 20 था ना? हाँ सर 20 है। इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 50 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 0.5, 50 इंटू 0.5, और कोरिलेशन हमारा कितना है? 0.5 है। कोरिलेशन हमारा कितना है? 0.5 है। अब इसको सॉल्व करना है। 20 इंटू 0.5 मतलब 10 का स्क्वायर, 50 इंटू 0.5 मतलब 25 का स्क्वायर, और इन सबको मल्टीप्लाई करके बताओ भाई। तो 2 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 0.5 250 आता है सर, 250। और इन सबको अगर हम लिखें 100 प्लस 625 प्लस 250, 100 प्लस 625 प्लस 250, 975 का स्क्वायर रूट। 975 का स्क्वायर रूट होता है 31.22%। ठीक है, रेगुलर बैच में हम इसको थोड़ा सा बड़ा अल्ट्रा स्लो करते हुए चलते हैं, क्योंकि पहली बार किसी को सिखा रहा होता हूँ वहां पर। यहाँ मैं क्योंकि एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप
ने कहीं ना कहीं से, चाहे मुझसे या कहीं और से क्लासेस ली ही होंगी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है स्पीड अप थोड़ा सा मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है तो थोड़ा तो फास्ट वर्ड को हमें इज्जत देनी ही पड़ेगी। मैं चाहूंगा ई पार्ट ना आप खुद कैलकुलेट करें। ई की कैलकुलेशन में जो हमारा ई पार्ट है उसमें हमारा आर कितना है, आर हमारा -1 है, आर हमारा क्योंकि सॉरी -0.5 है, तो बस ये जहां पे हमने अभी +0.5 लिखा है, यहां पर हम क्या लिखेंगे -0.5, और -0.5 लिखते ही आपको पता है आगे क्या होने वाला है। तो ई जो पार्ट है वो आप खुद से एक बार कैलकुलेट करें, फिर हम दोनों मैच करेंगे कि क्या है। मैं आपको कुछ 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, आपको ज्यादा चाहिए तो पॉज करके आप पहले ई पार्ट जो है खुद से कंप्यूट करें, और हम फिर अपना आंसर मैच करेंगे कि वो क्या है। लीजिए जी, मैच कर लीजिए। ये हमारा ई पार्ट का आंसर जो आ रहा है वो 21.79% आ रहा है। और क्या फर्क आया है, बस यहाँ आर हमने +0.5 की जगह -0.5 लिखा, जिससे यहाँ माइनस साइन आ गया, 250 प्लस होने की जगह माइनस हो गया, और हमारा जो ये आंसर आ गया ये 21.79% आएगा। इसको आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, और फिर हम अपने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से कुछ फाइनल कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। चलिए आइए फाइनल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। मैंने जो है आर 5 बार दिया, एक बार +1, -1, 0, +0.5, -0.5, और सारी रेंज आपने देखी +1 और -1 के बीच में या एक्सट्रीम्स पे थी। अब अगर आप वो सारे रिस्क जो हमने कंप्यूट किए हैं, अब आप चेक करें, हमने आर -1 जब लिया था तो वो हमारा रिस्क उस पर आया था 15% का, और 15% आप देखो पांचों केसेस में सबसे कम 15% ही है। मतलब ये कि हुआ कि आर अगर -1 होता है तो हमारा रिस्क जो है वो मिनिमम होता है, हमारा रिस्क जो है वो मिनिमम होता है। और आप देखिए, सोचिए क्यों मिनिमम होता है। क्यों मिनिमम होता है, उसका कारण ये है कि आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस करने का मतलब समझते हो, रिस्क हमारा कट रहा है, काफी रिस्क हमारा कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो दोनों का रिस्क जो है वो प्लस हो जाता है। इसलिए आप देखिए जब आर +1 था तो हमारा जो रिस्क आया था वो मैक्सिमम आया था, और जो बाकी के रिस्क हैं आप अगर ध्यान से देखें, जैसे जैसे हम -1 से +1 की तरफ जा रहे हैं, हम -1 से -0.5 पर आए तो हमारा रिस्क 15 से और बढ़ गया, 0 पर आए और बढ़ गया, +0.5 पे और बढ़ गया, और +1 पे आए और ज्यादा ही बढ़ गया। कहने का मतलब यह है कि -1 पे रिस्क मिनिमम आता है, +1 पे मैक्सिमम आता है, और -1 से +1 के बीच में जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे आगे, रिस्क बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कहां पर होगा, +1। और आप इस बात को समझे ना, अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे दो शेयर रखे हैं जो सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं, सेम परसेंटेज से जाते हैं, तो रिस्क कहां से कम हुआ भाई, आपने दोनों ही शेयर एक ही जैसे रख लिए। हाँ, ये जरूर फायदा मिलेगा कि कल को एक कंपनी सत्यम जैसे निकली, किंगफिशर जैसी निकली, तो दूसरी बचा लेगी, पोर्टफोलियो बनाने का ये तो आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करने का मतलब ये है कि हमने एक जगह पे सब पैसा न रख के दो जगह पे रखा है, तो इसका बेनिफिट तो मिलेगा, रिस्क कम होगा। लेकिन वैसे अगर आप पोर्टफोलियो के बेसिस पे देखें, दोनों शेयर अगर एक ही जैसे होंगे तो उस केस में तो जो है वो रिस्क आपका कहां कम हुआ भाई, वहां मैक्सिमम ही रिस्क होना चाहिए। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं तो एक का गेन दूसरे के लॉस को बेनिफिट कर देगा, एक का गेन दूसरे के लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो परफेक्ट नेगेटिव में रिस्क मिनिमम है, परफेक्ट पॉजिटिव में रिस्क मैक्सिमम है, और उसके बीच में देखेंगे तो रिस्क भी बीच में ही आएगा। या फिर ये कहे कि जैसे जैसे आर हमारा बढ़ता जाएगा, एज आर इंक्रीजेस रिस्क विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इसके नीचे एक लाइन लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है, एज आर इंक्रीजेस risk also increases। एंड वाइस वर्सा, मतलब आर डिक्रीज हो जाएगा तो रिस्क भी डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम के ये दो बेसिक से एमसीक्यू देखो, कितने सिंपल सिंपल दो एमसीक्यू आए। दिसंबर 2021 में एमसीक्यू आया, और क्या पूछा उसने कि अगर दो स्टॉक्स जो हैं इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि मारुति के शेयर का प्राइस अगर बढ़ता है और उसी वक्त साबुन बनाने वाली कंपनी का भी प्राइस बढ़ता है, या शुगर बनाने वाली कंपनी का प्राइस बढ़ता है,
तो इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, इत्तेफाक है। तो अगर हम ये दोनों शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि कोरिलेशन दोनों के बीच में जीरो होता है। ठीक है जी। अच्छा देखो, डाइवर्सिफिकेशन मतलब डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल टर्म्स में होता है, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर हम अभी आगे भी कुछ बात करेंगे कि जब हम अपना सारा पैसा एक जगह पे ना रखें, कई जगहों पे रखें, तो इसका मतलब हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। कैन एलिमिनेट रिस्क इफ द सिक्योरिटीज ऑफ अ पोर्टफोलियो आर, अभी आपने देखा +1 से लेकर -1 तक के बीच में सबसे कम रिस्क कहां पर था? सबसे कम रिस्क था जब R -1 था। जानते हो, हम ना ऐसा भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हमारा रिस्क बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। ऐसा पोर्टफोलियो बन सकता है। ऐसे पोर्टफोलियो को बनाने के लिए दो कंडीशन लेकिन पूरी करनी पड़ती है। पहली कंडीशन पता उसमें से कौन सी होती है? कि दोनों के दोनों शेयर पहला पक्का पक्का परफेक्ट नेगेटिव वाले होने चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा आर है जहां पर रिस्क मिनिमम आता है, और वो मिनिमम कितना लेके जाया जा सकता है? जीरो। जैसे अभी जो हमने किया वहां पे जीरो नहीं था, क्योंकि ना वहां एक दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी। अब ये दूसरी कंडीशन क्या होती है, वो पोर्टफोलियो कैसे बनता है, हालांकि वो क्वेश्चंस ना सीए फाइनल लेवल पर जनरली आते हैं। हमारे एग्जाम में उस तरह का पोर्टफोलियो बनाना के लिए जनरली वो नहीं ही बोलेगा, लेकिन वैसा पोर्टफोलियो बन सकता है जहां पर हम रिस्क को एलिमिनेट मतलब जीरो कर सकते हैं। अगर रिस्क जीरो करना है तो आपने देखा आर क्या होना चाहिए? -1। अभी जो हमने -1 में देखा वहां पे जीरो नहीं था, वहां पे 15% का रिस्क था, क्योंकि ना वहां वो दूसरी कंडीशन नहीं पूरी हो रही थी। दो कंडीशन पूरी होना जरूरी होती है, जिसमें से एक कंडीशन क्या होती है कि इट शुड बी, बोथ द सिक्योरिटीज शुड बी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो बी होगा। और आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो आप देखिए कि अभी हमने देखा सबसे कम रिस्क कहां पे आया था, वहीं पर। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मतलब दो शेयर्स में पैसा भी लगाना, कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन तो हो ही रहा है। मैंने कहा प्रैक्टिकली जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो दो नहीं, दुनिया वाले 50-50 शेयरों में पैसा लगाते हैं, ताकि अगर किसी एक आध शेयर में धोखा मिल भी जाए तो बाकी शेयर्स हमें संभाल लें, उस लॉस को एब्जॉर्ब करवा लें। ठीक है जी। तो ये दो क्वेश्चन जो थे वो एग्जामिनेशन एमसीक्यू थे, और बड़े ही सिंपल एग्जामिनेशन एमसीक्यू थे। आगे के डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और देखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है जो सीएमए एफएम को लेकर परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं ये पेपर होंगे कि भी नहीं होंगे, तो आप ज़रूर उनके साथ ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं, ताकि शायद उनका कुछ बेनिफिट हो जाए, और वो भी कुछ जो टॉपिक्स जो हमने जितना भी कंटेंट यूट्यूब पे डाल रखा है उससे शायद उसकी काफ़ी बच्चे की हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ वर्थफुल हैं देखने के लिए। बाकी आई होप कि आप वीडियोज़ को लाइक कर ही देते होंगे, और ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर।